नमस्कार दोस्तों। कॉस्मोपॉलिटन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज चल रही थी, बट आज मैं एक न्यू टॉपिक ही नहीं समझिए, आप पूरा कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का 6 to 12 एनसीईआरटी कम्प्लीटली। इसे आप कंपटीशन के लेवल के लिए पढ़ सकते हैं, या अगर आप क्लास कर रहे हैं कोई 6, 7, 8, 9, 10th में बच्चों के लिए, उनके लिए भी फ़ायदे में बेनिफिट्स होगा इसमें। जैसे कि मैं मेनली तो कंपटीशन लेवल के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें आइए देखते हैं। जैसे कि मैं आपको सिर्फ इसमें पढ़ाऊँगा ही नहीं, आपको ये बताऊँगा इसमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्लास 6 के एनसीईआरटी आप देख रहे होंगे। आइए, हमारे अतीत पार्ट 1। जैसा कि मैंने कंटेंट में डायरेक्ट एनसीईआरटी बुक ली है, जिससे कि उसके आप वर्ड्स टू वर्ड समझ सकें। जैसे कि अगर आप किसी एग्ज़ाम को देते हैं तो उसमें डायरेक्ट जो कंटेंट आता है डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया जाता है। अगर हम कोई हाई लेवल बुक से पढ़ते हैं तो उसमें कंटेंट सेम नहीं होता है, तो इस रीज़न से हमें कन्फ्यूजन होती है। तो मैं इससे आपका बेस क्लियर कर रहा हूँ। उसके बाद आप एक कोई हाई लेवल की बुक ले लीजिए, उससे आप सारे कन्फ्यूजन उसको आप जब पढ़ेंगे इस एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, तो आपको पूरा क्लियरली हो जाएगा, कंप्लीट आपका बेस बन जाएगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो क्लियर अच्छे से होगा। जैसा कि ये 60 डेज़ का टाइम लगेगा, मैक्सिमम 60 डेज़। जैसा कि क्लास 6 के एनसीईआरटी में 11 चैप्टर हैं। देखिए, क्या, कब, कहाँ और कैसे। और सेकंड चैप्टर है अखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो कब का, क्या, कब, कहाँ और कैसे, इसमें सिर्फ बेस बनाया गया है कि डेट के बारे में बताया गया कि कब क्या कहाँ हो रहा था, कैसा था। आखेट संग्रह ये आपका स्टार्ट होता है कि कैसे आखेट से हम खाद्य संग्रह तक पहुँचे। आरंभिक नगर में इसमें आरंभिक बस्तियाँ बताई गई हैं कि कहाँ आपकी आरंभिक बस्तियाँ बसी, कहाँ क्या उसके बाद बताया गया, कुछ कब्रें बताया गया है, असमानता, ये सब आगे आप आएंगे तो इसमें जैसा कि ये गणराज्य बताए गए हैं, प्राचीन गणराज्य, जैसे कि बौद्ध धर्म से संबंधित विषय में दिए गए हैं। इसमें कुछ प्रश्न, नए विचार दिए गए हैं, कुछ थॉट्स। आप आगे आते हैं तो सम्राट अशोक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ से आपका मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है। आप आगे आएंगे तो इसी मौर्य साम्राज्य की समृद्धि के बारे में बताया गया है। फिर व्यापारी राजा तीर्थ के बारे में बताया गया है, एक तरीके से राजा के बारे में बताया गया है। उसके बाद समाज बताया गया है, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, सामाजिक क्या थी, नैतिक सांस्कृतिक क्या थी, एक कम्प्लीटली बताया गया है। अगर आप इसे सेल्फ पढ़ेंगे तो आप फर्स्ट टाइम में तो इसे क्लियर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ ऐसे वर्ड इसमें होते हैं जो आपको क्लियर लगे, समझ नहीं आएगा क्या पढ़ना है आपको, क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए क्लियर करते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं अंडरलाइन कर दूंगा, अदर आप देख लीजिए सिर्फ। देखिए, ये स्टैंड ये 6 क्लास बच्चे के लिए दे रखा गया है कि उसके अंदर जागृत करने के लिए क्या पढ़ना चाहता है, क्या पढ़ेगा बच्चा। जैसे बताया गया, राशिदा बैठी अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये एक उत्सुकता जगाई जा रही है 6 क्लास के बच्चे में, जैसे कि इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। आइए, जो हमारी मेनली क्लास चालू होती है ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ये फर्स्ट मैप के बारे में बताया गया है। चलिए फर्स्ट मैप के बारे में देखते हैं। ये देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूपीएससी या एसएससी लेवल पे आप जाते हैं तो इसमें ज्योग्राफी के कुछ कंटेंट यानी मिलाने के लिए आ जाता है। तो इसमें दिख रखा गया है काबुल। देखिए, काबुल नदी ये दे रखी हुई है। सुलेमान पहाड़ी पूछ लिया जाता है कि भारत के किस में है, उत्तर पश्चिम में है या उत्तर दक्षिण में है। झीलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज का क्रम पूछ लिया जाता है। देखिए, मैपिंग के लिए बेनिफिट आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। झीलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज दे रखा है। थार दे रखा है। यमुना नदी बता रखा है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, इससे आप मैपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, पश्चिम घाट के बारे में बता रखा है, कावेरी नदी, पूर्वी घाट, पेनार नदी। चलिए, मैपिंग है, ये आपको अलग से सेपरेट बता दिया जाएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। जैसे कि इसके मैप के बारे में बताया गया है, मिलाती थी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। आरंभिक नगर सबसे पहले इन नदियों के किनारे बसे।
बताया गया है। इन नगरों का विकास लगभग कालक्रम बताया जा रहा है कि सबसे प्रथम कब हुआ। देखिए ये 4700 वर्ष पूर्व, और इसके बाद विकास लगभग वर्ष पूर्व हुआ, ये कंप्लीट। फिर गंगा नदी के विषय में बताया गया है। आप लोग यात्रा करते हैं, देखिए कंप्लीट ये 6 क्लास के बच्चे के लिए आदि से दूसरे हिस्से तक यात्रा की, हिमालय जैसे पहाड़, रेगिस्तान, नदियों के बारे में, ये हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है। आइए नेक्स्ट आते हैं नीचे, जिसमें इम्पॉर्टेंट है, जो इस लेवल के लिए हमें पढ़ना चाहिए, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से देश का नाम। आपने देश के लिए हम इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है। जैसा कि पूछ लिया जाता है कि इंडिया शब्द कहाँ से निकला है और इसकी उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई, और इसे इंडिया सबसे पहले किसने कहा। इंडिया को शब्द से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। एटलस में ईरान और ईरान का पता लगाओ। जैसे कि ईरानी और यूनानियों ने, जो लोग थे 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाली ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। ये सिंधु ईरानी और यूनानी से थे, इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा, जैसे कि इनके लैंग्वेज चेंज थी, तो इस रीजन से इन्होंने सिंधु नदी को हिंदोस कहा और अथवा इंदोस, और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि सर्वप्रथम इंडिया किसने कहा, तो आप ये याद रखिएगा, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ईरानी और यूनानियों ने। अब आता है नेक्स्ट भारत का नाम। भारत नाम का जैसे कि कैसे पढ़ा भारत का नाम, तो भारत नाम का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसलिए भारत नाम का उपयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह ने के लिए किया जाता था। पहले भारत का नाम संपूर्ण भारत के लिए भारत का नाम नहीं किया जाता था। उत्तर पश्चिम में कुछ लोग रहते थे, एक समूह रहता था, उनके लिए भारत नाम का उपयोग किया जाता था, जिसके साक्ष्य भी मिले हैं ऋग्वेद में। देखिए ये दिखाया गया है कि लगभग 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले, आज से कितना बीसी पहले आप कर लीजिए, 2500 बीसी, 35 जैसा कि दे रखा है, 20 इधर करेंगे, 1500 बीसी, 1500 बीसी आएगा। 1500 बीसी पहले यूज़ किया जाता था। भारत नाम का उपयोग का अर्थ मिला है ऋग्वेद में, इसका साक्ष्य मिलता है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये जैसे कि आपके लिए 2 पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक इंडस शब्द कहाँ से निकला और इंडिया सबसे पहले किसने कहा, भारत शब्द का नाम किसके लिए किया जाता था सर्वप्रथम, और भारत नाम का साक्ष्य कहाँ मिला। एक देखिए ये ताड़पत्रों की पांडुलिपि, जैसे कि पांडुलिपि के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था, ये आपका 2018 में आया था आई थिंक, हाँ 2018 में आया था। यूपीएससी में आया था 2018 में। यूपीएससी 2018 में क्वेश्चन आया था कि हाथों से लिखी पांडुलिपियों को क्या कहते हैं। पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट, देखिए मैन्यूस्क्रिप्ट दे रखा है, मैन्यूस्क्रिप्ट हाईलाइट यूज़ करते हैं, सही रहेगा। पांडुलिपि कही जाती थी हाथों से लिखी हुई वे पुस्तकें, हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कहा जाता था। पांडुलिपि इन्हें अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द कहा जाता था। ये शब्द लैटिन भाषा में लिया गया था, मैन्यू जिसका अर्थ हाथ से निकला है, हाथ से। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यही पॉइंट आपको नोट करने, अदर कोई पॉइंट नोट नहीं करने इसमें। जो पांडुलिपियाँ थी प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय के भुर्ज नामक पेड़ पे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2018 यूपीएससी, आप पेपर चेक कर सकते हैं कि जो पांडुलिपियाँ यूज़ की जाती थी किस पेड़ की छाल से बनी हुई होती थी, तो ये भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनी हुई थी, तैयार होती थी। देखिए अलग से दे रखा है टॉपिक हाईलाइट करके। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग हिस्सों को अलग अलग बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल में बनी ऐसी एक पांडुलिपि में देख सकते हैं। आइए जैसे नीचे दिखाया गया है, ये देखिए
ये पांडुलिपि है, ये पेड़ पे बनाई जाती थी। इसी चैप्टर में बताया गया आपको। नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे अभिलेख के बारे में बताया गया है। पांडुलिपि देखिए पेड़ पे बनी होती थी, ऐसे ही होता था फिगर इनका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतने वर्षों में कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, नष्ट कर दी गई। जैसे कि पांडुलिपियों के साक्ष्य में नहीं मिलते हैं क्योंकि पेड़ पे लिखी हुई थी, तो पेड़ पे तो नष्ट हो गई, बट जो अभिलेख लिखे गए थे वो पत्थर पे थे, तो उनके साक्ष्य में अभी भी मिलते हैं। धार्मिक, व्यवहारिक, औषधि, जैसे कि क्या क्या पूछ लेता है कि क्या किस विषय में लिखा गया था इन पांडुलिपियों में। पुस्तकों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। क्या क्या लिखा गया था, तो इसमें आप देख लीजिए, धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि, विज्ञान। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जैसा कि अभिलेख बताया गया है, इसके अतिरिक्त महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी हैं, इसी पे लिखे हुए होते थे। अब अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि अभिलेख मैंने आपको बताया कि मैंने स्क्रिप्ट तो हमें नहीं मिली हुई, हाथ से लिखे हुए बुर्ज पेड़ की छाल पे लिखी हुई थी, तो पेड़ की छाल पे लिखी हुई थी, तो पेड़ की छाल, तो पेड़ नष्ट हो गए, तो उससे हमें नहीं मिले। बट जो इसमें ये आपके अभिलेख लिखे हुए थे, ये पत्थरों पे लिखे हुए थे। देखिए पत्थर पे है लिखा हुआ है, तो ये तो मिटेंगे नहीं, तो इस रीजन से हमें प्राप्त हुए। जैसे कि लगभग देखिए ये 2200 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। जो अशोक का था, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, किसका था। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं आपके। अभिलेख का अध्ययन कर सकते हैं। लाखों पत्थर धातु अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण कर दिए गए थे। देखिए यहाँ पे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अन्य लोग अपने आदेशों को, इसमें भी पूछ सकते हैं कि क्या क्या वर्णन किया जाता था। इस पर राजा महाराजा अपने आदेशों को उत्कीर्णित कराते थे। आदेश, ध्यान रखिएगा, ये लाइन हाईलाइट किया मैंने, जैसे आदेशों को इस तरह उत्कीर्णित कराते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। एक पत्थर पे जैसा कि उन्होंने लिखवा दिया, और अपने जैसे कि राजा महाराजा के महल होते थे तो उन्होंने बाहर लगा दिया, कुछ नियम लिख दिए, तो सभी जनता को पालन करना होता था। उसी विषय में बताया गया है। अभिलेख मिलते हैं। राजाओं, रानियों सहित स्त्री पुरुषों भी अपने कार्य के विवरण उत्कृत कराते थे, जैसे कि राजा महाराजा के साथ साथ जनता भी कराती थी। देखिए कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि जिनमें राजा महाराजा समेत अन्य स्त्री पुरुष भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाया है। उदाहरण के लिए प्रशासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा करते थे। ये जैसे कि मैंने बता दी, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि कंधार से मिला है, 2250 वर्ष पुराना अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान कंधार से प्राप्त हुआ है। अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण किया गया था। क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि अशोक का अभिलेख कहाँ कहाँ से मिला है, उसमें ऑप्शन दे देगा, अफगानिस्तान अदर प्लेस पे दे देगा जहाँ पे नहीं दिया गया होगा, तो आप ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी 6 to 10 ही बनते हैं। हाई लेवल की एनसीईआरटी इतना यूज़ नहीं होती है, लेकिन फर्स्ट ईयर 11th क्लास की एनसीईआरटी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। क्या तुम बता सकते हो कठोर सतह पर लेख लिखवाने के लिए एक लाभ क्या थे। देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कठोर सतह पे क्यों लिखवाए। जैसे कि यूपीएससी का मेंस का क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है कि राजा महाराजाओं ने इतने कठोर सतह पे क्यों लिखवाया, ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी। ये आपका डायरेक्ट मेंस का क्वेश्चन देख रहा है यूपीएससी के लिए, मेंस के नज़रिए से देखिए। अन्य वस्तु अतीत में बनी लोहे की ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, देखिए यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैंने हाईलाइट नहीं किया इसीलिए। ये देखिए इस विषय के बारे में, बाएं प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र, ये प्राचीन नगर से पात्र प्राप्त है। ये देखिए 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये सिक्के आपको दिख रहे हैं, ये सिक्कों का प्रयोग 2500 वर्ष पूर्व किया जाता था। तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं मिट्टी बनी हो सकती हैं तथा कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियाँ भी ढूंढते हैं। देखिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे, इसे बताया गया है कि कैसे रिसर्च करते हैं।
पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इसलिए तो आपको पता होगा कि इतिहासकार किन्हें कहते हैं, जो अतीत स्रोत के प्राप्त होती है। अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है कि इतिहास के बारे में बताया गया है कि स्रोतकार किन्हें कहते हैं, इतिहासकार किन्हें कहते हैं। नॉर्मल है ये, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अलग अलग समूह के लिए अतीत के अलग अलग मायने। तो उदाहरण के लिए पशुपालन तथा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारी जीवन से बहुत भिन्न था। इसमें बताया गया जीवन कैसा था, उनके लिए रीति रिवाज का पालन करते थे। उदाहरण के लिए अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़कर, जैसे कि अंडमान आप जानते हैं, अंडमान निकोबार में अभी भी ऐसी प्रथा प्रचलित है, जनजाति पाई जाती है जो मछलियों पकड़ने पे, उनका शिकार करने पर ही जीवन प्रचलित है अभी भी। तो उसी विषय में बताया गया है कि तब भी प्रचलित था, अभी भी है, उसमें चेंजेस नहीं हुए। जैसा कि हम लोग में तो काफ़ी चेंजेस हो गए हैं। और हमारी सरकार को कुछ करना भी चाहिए इस जनजातियों के लिए। बताया गया 2000 इसी तरह का कोई और वर्ष बताएगी। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जैसे कि देखिए एडी और बीसी का ये डिफरेंस आता है यहाँ से। 2000 या इसी तरह का और बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह का जन्म 2000 वर्ष के बाद से ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों ईसा से पहले के रूप में जाती हैं। ईसा पूर्व जैसे कि लिखते हैं ईसा पूर्व या बीसी, और ईसा मसीह के जन्म के बाद एडी हम लिखते हैं। इंग्लिश में एडी लिखते हैं और हिंदी में ईसवी लिखते हैं। जैसे दिखाया गया सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व तिथियों का उल्लेख करेंगे। 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मान रहे हैं। चलिए नीचे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे ही है। अंग्रेजी में बीसी देखिए, अंग्रेजी दे रखा है कि अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट, ईसा पत्र यानी कि बिफोर क्राइस्ट, बर्थ ऑफ क्राइस्ट, जैसे कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। कभी कभी तुम पांडुलिपियों में एडी हिंदी में लिखा होता है, ईसवी लिखा होता है। देखिए बताया गया ये एडी और ईसवी में कि हिंदी में हम लोग ईसवी कहते हैं और इंग्लिश में एडी कहा जाता है, जिसे एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है। जो एडी है एनो डोमिनी लैटिन शब्दों से बना हुआ है, जिसे एडी कहते हैं। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। जिस वर्ष में ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वर्ष से एडी की शुरुआत हुई। देखिए जैसे कि कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षर का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसी का बिफोर कॉमन एरा। देखिए दिखा रहा है कि बिफोर कॉमन एरा क्राइस्ट का जन्म, क्रिसमस का जन्म जो हुआ था उसके पहले का और बाद का। विश्व में अधिक कैलेंडर जो सामान्य प्रयोग होता है। भारत में तिथियों के रूप में इस प्रकार का लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले है। अब पूछ लेगा आपका बिफोर प्रेजेंट से क्या तात्पर्य है, तो वर्तमान से पहले। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही वर्ड से आपके बनेंगे जो नॉर्मल वर्ड होंगे, बट उसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका देखिए जैसे कि क्वेश्चन अगर आपसे अभी भी नॉर्मली पूछ लिया जाए बिफोर प्रेजेंट का तात्पर्य क्या है, अंग्रेजी का बीपी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा, अभी आपने पढ़ा, उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ पूर्व वर्ष लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि यह कैसे लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। जैसे कि जानते हैं आप, कार्बन डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया है, अदर प्रक्रिया है। राजा रानी रहते थे। इस प्रकार से अज्ञात लिपि के जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीका देश मिस्र में मिलती है, मिस्र से मिलती है। देखिए कॉमन बताया गया, PTOL
आइए, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। मिस्र के उत्तरी तट पर रेसुट्टा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक मिस्र के उत्तरी तट पर रेसेट्टा नाम का एक कस्बा, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख, कह रहे हैं कि यहाँ पर एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं में। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनने का प्रायोरिटी यहाँ से है कि एक पत्थर कहाँ से मिला है जिस पर 3 भाषाओं में लिपियों, यूनानी, मिस्र लिपियों में 2 प्रकार में है, और कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे कि 3 भाषाओं में लिखा मिला हुआ है, जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी, मिस्र लिपि के 2 प्रकारों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि यहाँ कुछ विद्वान ऐसे भी थे जो यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्र संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्र अक्षरों के समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, या LR के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने। जैसे कि चित्र के बारे में बताया गया है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये मिस्र के उत्तरी तट रेसेटा नाम का एक कस्बा है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। और इसमें एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है। मिस्र में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है। मिस्र में एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है। मिस्र में एक पत्थर मिला है जिसमें 3 भाषाओं में लिखा हुआ था, यूनानी, मिस्री लिपि। देखिए, आपका चैप्टर समाप्त हो गया। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखा है कि यात्रा, पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इतिहासकार शोध, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, उपयोगी शब्द हैं ये आपके लिए। जैसे कि ये मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, आप कंप्लीट करिए। अगर नहीं आपसे होता है देन मैं बताऊँगा। जैसे मैंने पढ़ा दिया है कि मगध, नर्मदा घाटी, जैसे कि स्पीकर में शो कर रहा था मैप में, उसमें से आपको देख के प्रथम नगर कहाँ पे बसे हुए थे, किस नदियों पे, आरंभिक कृषि कहाँ पे स्टार्ट हुई, जैसे कि आरंभिक कृषि मगध कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये सब बताया गया है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कृषि का आरंभ, जैसे कि यहाँ पे पूछ सकता है कृषि का आरंभ कब से हुआ, 8000 ईसा पूर्व से हुआ। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसे, जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको दिखाया था 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी के नगर मगध का सबसे बड़ा राज्य कब बसा, 2500 ईस्वी में, और वर्तमान लगभग 2000 ईसा पूर्व। 1 मिनट बने रहिए। स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर, जैसे कि सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन कोई मायने नहीं रखते हैं आपके लिए। न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, रुकिए 1 मिनट का। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। जैसे कि आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसमें बताया गया है कि कैसे मनुष्य शिकारी से भोजन उत्पादन करने वाला बना। जैसे इसमें देखिए तुषार के लिए यात्रा, जैसे इसमें पहले एक बताया जाता है बच्चे के लिए, जैसे कि 6 क्लास के स्टैंडर्ड के लिए बताया गया कि कैसे उसके माइंड डेवलप होगा, कि कैसे वो जानना चाहेगा इस विषय में, हिस्ट्री के बारे में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा कि होमो सैपियंस, निएंडरथाल, ये सब के बारे में। ये सब जैसे कि कम्प्लीटली से रूप से कृषि में चेंज नहीं हुए थे। इससे पहले
एस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। तो इस समय तो नहीं चेंजेस हुआ था, कम्प्लीटली रूप से कृषि पर तो निर्भर नहीं थे, ये शिकार करके जीवन जीते थे पहले, जैसे कि औजार में भी बताया गया। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में कंप्लीट जानकारी। चलिए पढ़ते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। जैसा कि अब अपने भोजन के लिए कृषि नहीं, शिकार करते थे। इसी के नाम पे आखेट खाद्य संग्राहक, जैसे कि पेड़ पौधों से वो अनाज, जैसे कि फल फूल जो लगे होते हैं उन्हें कलेक्ट भी करते थे, तो इसलिए बोला गया है आखेटक। आखेटक मतलब हो गया आपका शिकारी। खाद्य संग्राहक, पेड़ पौधों के जो फल फूल होते थे उन्हें कलेक्ट करते थे, इसलिए खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। पढ़ते हैं। इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, इसलिए आखेटक नाम हो गया। पकड़ते थे और फल मूल दाने पौधे पत्तियां अंडे इकट्ठा किया करते थे, इसलिए इनको खाद्य संग्राहक। ओके, नेक्स्ट जानते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, जैसे कि यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन बन सकता है अगर मेन कि आखेटक खाद्य संग्राहक जो आज से 20 साल, आज से 20 करोड़ 20 साल 1500 BC में क्यों ये लोग घूमा करते थे, क्वेश्चन बन सकता है मैक्सिमम। तो क्यों घूमा करते थे, इसका रीज़न यहाँ पे बताया गया हुआ है। पहला कारण यह था कि अगर वे एक दिन एक ही अलग जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पेड़ पौधे फल जानवर खाकर समाप्त कर देते। ये देखिए रीज़न ये दिया गया है क्यों घुमा करते थे, इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। जैसे कि कृषि तो करते नहीं थे, तो जो पेड़ पौधों में फल फ्रूट लगे होते थे, जानवर होते थे, शिकार करते थे, तो शिकार अगर एक ही प्लेस पे बार बार करेंगे और एक ही जगह के फल फ्रूट खाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए उस सीज़न के अकॉर्डिंग, जैसे कि मौसम में चेंजेस होता था, मौसम के रिगार्डिंग वो लोग अपना स्थान भी चेंज कर लिया करते थे। सेकंड रीज़न बताया गया, दूसरा कर लिया कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर क्या हिरण मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। सेकंड रीज़न ये बताया गया कि जैसे कि जानवर भी शिकार के लिए इधर से, जैसे कि मौसम चेंज होता है तो जानवर भी अपना प्लेस चेंज करते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे ये लोग भी अपना रास्ता चेंज करते थे। इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे, वही बताया गया हुआ है। चलिए आगे आते हैं। तीसरा रीजन बताया गया है, जैसे दो रीजन बताए गए कि पेड़ पौधे फल समाप्त हो सकते थे, दूसरा रीजन है कि जानवरों को पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण बताया है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। देखिए वही रीजन से हम बताया कि आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में, जैसे कि उन्होंने मौसम के विषय में जानकारी रख ली होगी, तभी तो एक स्थान से दूसरे स्थान जिस मौसम में चेंज होता होगा उसके रिगार्डिंग इधर से उधर जाया करते थे। इसमें चौथा रीजन भी बताया गया हुआ है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झीलों झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है, इसलिए इस झीलों की नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। जैसे कि यहाँ पे दो रीजन बताए जाने के, जो पानी झीलों के पास, ऐसे झीलों के पास रहते थे जिनमें पानी कभी नहीं सूखता था, उन्हें तो स्थान प्लेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बट फिर भी मैक्सिमम यानी कि खाद्य सामग्री समाप्त हो गई या शिकार के लिए जाना पड़ता था। बट कुछ लोगों को जैसे कि झीलों के पास रहते थे जिनमें पानी की तलाश के लिए जाना पड़ता था। उसके 4 रीजन बताए गए हैं, ये 4 रीजन 4 लाइन्स में आ सकते हैं, और उसके बाद पूछ लेगा इसमें से कौन कौन सा कथन सही है। तो अब ध्यान रखिएगा इसके रीजन, जैसे कि पेड़ पौधों के लिए मौसम आते हैं, मौसम चेंज के अनुसार इन्हें प्लेस बदलना पड़ता था, पानी के लिए, वाटर के लिए, और तीसरा रीजन है जीव जंतु के पीछे जाते थे, और चौथा रीजन बताया गया है कि एक स्थान पर रहते तो समाप्त हो जाता। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। अधिक आरंभिक मानव के बारे में जानकारी मिल रही है यहाँ पे कि मानव कैसा था पहला। पुरातत्वविद को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों और लकड़ियों के हड्डियों के औजार बनाए हों, जैसे खाद्य संग्राहक जो थे लकड़ियों और हड्डियों का औजार बनाए हों, बताया जा रहा है पुरातत्वविद। जैसे कि हमारे पास कोई सोर्स तो है नहीं कि हम कंफर्म जानकारी पता लगाएं, तो जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार, जिन्होंने इतिहासकार खोजकर्ता जो है, उन्होंने अपने आधारों पे बताया कि कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं, उनके आधार पे बताया जा रहा है कि पत्थर, लकड़ी और हड्डियों के औजार बनाए थे।
आगे पढ़ते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने के लिए, हड्डियों और मांस काटने के लिए तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए। इसमें भी औजारों में भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा था कि कुछ औजार का यूज़ करते थे फल फूल काटने के लिए, कुछ का हड्डी और मांस काटने के लिए तथा कुछ का पेड़ों की छाल काटने के लिए और कुछ का जानवरों की खाल उतारने के लिए। कुछ के साथ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। इनसे वो बाण और भाले भी बनाया करते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थर के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने के, जो बाएं दे रखा है इसमें देखिए औजार दे रखे हैं, इसमें बताया गया है कि जो बाएं दे रखा है इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, जड़ें खोदने के लिए करते थे। और जो दाएं दे रखा है इसमें बताया गया है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए। जैसे देखिए वस्त्र सिलने के लिए दिखाया गया है और जड़ों को खोदने के लिए। ये आपको फिगर दिखाया जा रहा है, हाईलाइट करता हूँ। चलिए ये पॉइंट लिख लीजिएगा कि इंसान के खाने किस किस लिए यूज़ करते थे। अब यहाँ पे मानचित्र बताया गया हुआ है। देखिए मानचित्र जैसे मैप बताया गया, लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरस्थल हैं। देखिए इसमें लाल ट्रायंगल दिया गया, लाल त्रिकोण वाले वे स्थान पुरस्थल हैं जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसमें रेड ट्रायंगल से दर्शाया गया है कि जहाँ जहाँ पे प्रमाण मिले कि आखेटक खाद्य संग्राहक यहाँ रहते थे। इसके अलावा कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान दिखाए गए हैं। जैसे कि मानचित्र में कुछ फेमस प्लेस दिखाए गए हैं जो मानचित्र में उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मानचित्र। ये देखिए, एक मिनट के अब देखते हैं। देखिए इसमें ये जूम करने पर पता चलेगा पूरा पाषाणिक स्थल, ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, नहीं हाईलाइट नहीं होगा, ड्रॉप करते। देखिए यहाँ पे दिखाया गया पूरा पाषाणिक स्थल। पूरा पाषाणिक स्थल जो है उसे रेड ट्रायंगल से दर्शाया गया है। पहला स्थल है भीमबेटका, ये आप मैप पे बना लीजिए क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 चैप्टर पढ़े हमने, उसमें फर्स्ट चैप्टर में जाना कि जो भारत और इंडिया का नाम कैसे पड़ा, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2 पॉइंट हैं। भारत और इंडिया का नाम कैसे पड़ा, मैप में खेती कहाँ से प्रारंभ हुई, आरंभिक आवास स्थल बस्तियाँ कब बनी, और गंगा घाटी के स्थल पे कब से बस्तियाँ बनी मेन। और इस चैप्टर में मैप के बारे में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि इस चैप्टर में कुछ ऊपर 2-4 पॉइंट बताए गए हैं, बट मेन जो है इसमें ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका मैप, क्योंकि मैपिंग से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे आपके। चलिए देखते हैं पूरा पाषाणिक स्थल। पूरा पाषाणिक स्थल में यहाँ पे सिर्फ 3 स्थल हैं आपके। एक भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है उसकी, ये कर्नाटक में पड़ता है, और ये कुरनूल गुफा ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। दूसरा देखते हैं नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक पुरास्थल काफ़ी स्थल मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम। आपसे पूछ सकता है कि नवपाषाणिक स्थल में सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी या सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है। तो ये आप डायरेक्शन के रूप में भी याद रखिएगा और मैप के बारे में याद रखिएगा कि ईस्ट टू वेस्ट भी पूछ सकता है, या वेस्ट टू ईस्ट पूछ सकता है, नॉर्थ टू साउथ पूछ सकता है, या साउथ टू नॉर्थ पूछ सकता है। तो देखिए जो पूरा पाषाणिक स्थल में दे रखा है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मेहरगढ़ दे रखा है, उसके बाद बुर्ज होम, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे बुर्ज होम, यहाँ से आपके गड्ढे मिले हुए हैं जिसमें मानव रहता था बना के। जैसा कि यहाँ पे काफ़ी बर्फबारी होती थी, जिस रीजन से मानव ने गड्ढे बनाए हुए थे उसमें रहता था, जिसे गर्तावास बताया गया है। एनसीईआरटी में अगले चैप्टर में बताया गया है, ये आप आएंगे नेक्स्ट। तो आपका देखिए लाइन से बनाइए, मेहरगढ़, हल्लूर, उसके बाद बुर्ज होम, फिर पायमपल्ली जो तमिलनाडु में है। पायमपल्ली आपका ये महादहा है सॉरी, और कोल्डिहावा, फिर शिरांद, और ये दाऊजली हेडिंग ये आपका। फिर देखते हैं महापाषाणिक स्थल दे रखा। महापाषाणिक में आपके एक आदिचनलूर है और एक ब्रह्मगिरी है, तमिलनाडु में है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। इसके 2 ही स्थल मिले, 2 ही स्थल इसमें दे रखे हैं। आरंभिक गाँव में देखिए
एक इमाम गांव दे रखा है। आरंभिक गांव कहाँ पे बसा? इमाम गांव फेमस है। और आधुनिक शहर में देखिए मुंबई दे रखा है, कोलकाता दे रखा है। तो आप मैप बना लीजिएगा क्योंकि मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। पुरापाषाणिक स्थल में हमारे पास 3 स्थल हैं: भीमबेटका मध्य प्रदेश, हुस्की कर्नाटक, और कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश। और नवपाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक पुरास्थल में मेहरगढ़, बुर्जहोम, हल्लूर, पायमपल्ली, महादहा, कुलडिहावा, चिरांद, दाउजली हेडिंग। उसके बाद महापाषाणिक पुरास्थल, महापाषाणिक पुरास्थल में हमारे पास 2 स्थल हैं, 2 स्थल जैसे दे रखा है मैप में, सॉरी, ब्रह्मगिरी और आदिचंदलूर। फिर आरंभिक गांव में सिर्फ एक है, इमाम गांव, और आरंभिक नगर में मुंबई, कोलकाता। ओके, ये मैप आप बना लीजिएगा। और जैसे कि अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दे रखा है, तो उसे आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। देखिए ये गुफा दे रखा हुआ है कि कैसी गुफा में रहते थे ये भीमबेटका। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में, इस पुरास्थलों पर गुफाएं व कंदराएं मिली हुई हैं, जैसे कि फिगर दे रखा है। गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सकें। जैसे कि भीमबेटका का क्यों यूज़ किया इन्होंने? क्योंकि यहाँ पे पत्थर भी थे और रहने के लिए इन्हें छत भी मिल गई थी। देखिए ये दे रखा है रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं, अभी देखिए इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के अंदर, जैसे कि पुराने जब बीसी में 1500 बीसी पिछले जाएंगे तो जो औजार, वस्त्र यूज़ किए गए थे वो ज़मीन के नीचे दब गए, वही पुरास्थल से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानचित्र में कुरनूल गुफा। कुरनूल गुफा जैसे मैंने आपको बता दिया, कुरनूल गुफा आंध्र प्रदेश में पड़ती है। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हुए? उसमें 2-4 आपको नंबर दे दिए जाएंगे, 2-4 दे दिया जाएगा, जैसे कि दाउजली हेडिंग, भीमबेटका, महादहा और कुरनूल गुफा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राख के अवशेष कहाँ पर मिले हुए हैं। तो इससे ये भी कंफर्म होता है कि राख के अवशेष मिले हैं कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसा कि प्रकाश के लिए, मास के लिए बताया गया है। तो अब ये इंपॉर्टेंट रखिएगा कि कुरनूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं, आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, इससे पता चलता है। ये आप याद रखिएगा कि राख के अवशेष। चलिए देखते हैं, अलग से दे रखा नाम और तिथियों के बारे में। आज हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को पुरापाषाण काल, जो आरंभिक काल था सबसे पहले, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। यहाँ 2 शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पुरापाषाण काल किससे बना हुआ है? पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर काल। तो पुरापाषाण काल पत्थर का काल। यह नाम पुरापाषाण से प्राप्त पत्थर के औजारों को महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल, अब टाइमिंग दे रखा है कि पुरापाषाण कब से कब तक था। तो पुरापाषाण काल 20 लाख साल से 12,000 साल के दौरान माना जाता है। जैसे कि एनसीईआरटी है तो आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। जैसे पुरापाषाण काल था 20 लाख से 12,000 साल तक, सॉरी 12,000 तक। तो इसमें भी डिवाइडेड किए गए हैं, जैसे कि आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तर पुरापाषाण युग। 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। देखिए ये अपनी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। या आपसे एक फैक्ट के रूप में पूछ सकता है कि क्या मानव की इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हम पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी मध्य पाषाण युग कहते हैं। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि मध्य पाषाण युग का मतलब पर्यावरणीय बदलाव, कि पर्यावरणीय बदलाव किस युग से मिलते हैं। या पूछ सकता है मेसोलिथ युग किसे कहते हैं।
मैसोलिथ। तो आप ध्यान दे लीजिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा इसका, आप काफ़ी अच्छा और क्लियर हो जाएगा। इसका समय लगभग 12,000 से, जैसे मैसोलिथ का समय बताया जा रहा है 12,000 से लेकर 10,000 साल के पहले तक माना जाता है। तो हमने पढ़ा पहले कि पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल, 12,000 साल में 3 पार्ट डिवाइड किए गए। आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। इसमें मान लो कि 99% कहानी इसी दौरान घटित हुई। फिर पर्यावरणीय बदलाव हुए, जिसके बाद से मध्यपाषाण युग शुरू हुआ, जिसे मैसोलिथ भी कहा जाता है, और इसका काल 12,000 से 10,000 साल पहले। ओके, एक बार रिपीट कर लिए दोबारा, जैसे कि इम्पोर्टेंट जो इसमें है, पुरापाषाण काल 20 लाख से 12,000 साल पहले, इसको डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, आरंभिक, मध्य, उत्तर पुरापाषाण युग। और मानो कि 99% कहानी इसी काल में हुई। और फिर पर्यावरणीय बदलाव हुए, जैसे कि होमोलिक, आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है होमोलिक बर्फ युग या अदर रीजन से बदलाव हुए, पर्यावरणीय बदलाव, जिसके बाद मध्यपाषाण युग कहते हैं, बदलाव हुए, जिसके बाद से मध्यपाषाण युग स्टार्ट होता है, जिसे मैसोलिथ भी कहते हैं, मैसोलिथ। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। जो मैसोलिथ का टाइम टेबल है वो 12,000 से पहले 10,000 साल तक। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। पूछ लिया जाएगा कि किस काल के औजार बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। और किस काल के औजार को मिशोलिथ, माइक्रोलिथ, लघु पाषाण कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। फिर इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे या हंसिया, आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नवपाषाण युग कहते हैं। तो आपने जाना पुरापाषाण युग 20 लाख से 12,000, मध्यपाषाण 12,000 से 10,000, नवपाषाण 10,000 से स्टार्ट होता है। कुछ स्थानों के नाम दिए गए हैं अगले अध्याय में। देखिए, यहाँ बताया गया कि अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ओके, इसका नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है कुछ इंपॉर्टेंट। तो इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि पुरापाषाण काल युग 20 लाख से 12,000 साल पहले। मानो कि लगभग 99% कहानी इसी काल दौरान से जुड़ी हुई है, और इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, आरंभिक, मध्य और पुरापाषाण युग। आगे आएंगे तो पर्यावरणीय बदलाव होता है, बदलाव के कारण फिर मध्यपाषाण युग माना गया। ट्रांजिशन काल कहते हैं, संक्रमण काल भी कहते हैं इसको। मध्यपाषाण काल को मैसोलिथ कहा जाता है, मैसोलिथ भी कहा जाता है, संक्रमण काल भी कहा जाता है, मध्य पाषाण युग भी कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल से पहले से 10,000 साल पहले। इसमें औजार, इसकी मुख्यता क्या थी, विशेषता क्या थी? इसकी विशेषता थी कि औजार छोटे हो गए थे, तो माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। माइक्रोलिथ युग भी कहा जाता है, लघु पाषाण इसका अर्थ है। फिर नवपाषाण युग शुरू होता है 10,000 साल पहले, इसे नवपाषाण युग कहा जाता है, बताया गया हुआ है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि जलवायु के बारे में बताया गया, लगभग 12,000 साल पहले, जैसे मैंने बताया आपको, 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। जैसे ठंडी थी तो ठंडी से गर्मी होने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जब गर्मी बढ़ने लगी तो बर्फ़ हटने लगी, जिससे कि घास के मैदान बने। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय, उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जैसे कि बर्फ़ हटने लगी तो घास उगने लगी, घास उगने लगी तो जीव जंतु भी ज़्यादा संख्या में बढ़ने लगे। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे वो भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। जैसे कि अभी पशुपालन की कोई साक्ष्य नहीं बताया गया। अभी खेती के बारे में बताया गया है। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान, सबसे पहले कौन सी खेती की गई? गेहूं, जौ और धान अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। इसका क्रम पूछ लिया जाता है तो आप याद रखिएगा। पहले जो नंबर 1 पे आता है आपका, तो फर्स्ट पे ये रहेगा जौ। सबसे प्रथम खेती में कौन सा किया गया? जौ आएगा, उसके बाद जौ, फिर गेहूं और फिर धान। कालक्रम पूछ लेता है तो आप देखिएगा, जौ, गेहूं, धान। ओके,
इन भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगते हैं और कब पका तैयार करते थे। लोग ये भी सीखने लगे कि अनाज कहाँ उगाते थे, उगते थे। जैसे उन्होंने देखा कि किस समय, किस टाइम पे, कहाँ पे, किस सीज़न में अनाज उगता है, फिर वहीं जाने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। वैसे पुरातत्व बता रहे हैं, जैसे उनके पास कोई साक्ष्य तो है नहीं, तो उसी के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसे कैसे उन्हें पता चला। लोग अपने घरों के आसपास चारा रखा जानवर को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। बता रहे हैं कि यहाँ पे पालतू बनाया गया। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया वह कुत्ते को जंगली पुरुष था। कुत्ते जिसके पहले, सबसे पहले किसे पालतू बनाया गया, क्वेश्चन में आ सकता है, तो याद रखिएगा कुत्ते को बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को पालने लगे। तो भेड़, बकरी, गाय, सुअर ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। यहाँ पे बताया गया कि कैसे पहले फसल आई, कि मौसम में चेंजेस हुए, जिस रीजन से उनके पीछे आए तो पता चला इलाकों के बारे में कि कहाँ पे उन्होंने देखा कि किस स्थान पे कौन सी फसल किस मौसम में उगी हुई थी, तो उस फसल के हिसाब से इधर उधर घूमने लगे। तो उस फसल के हिसाब से घूमने लगे तो उन्होंने खाया पिया, बीज डाला तो बीज उग गए, तो उससे पेड़ पौधे अदर हुए, तो उससे कृषि के बारे में सीख गए कि इस पेड़ से इस प्रकार की फसल होती है। तो उसी का कालक्रम दिया गया है। इसलिए जौ फर्स्ट उगाया गया था, उसके बाद गेहूँ, फिर धान। इस सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पाला उसमें था कुत्ता पाला, उसके बाद भेड़, बकरी, गाय, सुअर। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। लोग द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। देखिए यहाँ पे जानवरों को देखभाल करने और पालने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इनकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। जी कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा हों, साथ ही जिनके मजबूत डंठले अनाज के पक्के दानों के बाहर को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीज संभाल कर कोई काम का नहीं है आपका। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है। आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इन दांतों को देखो, ये दांत दिखाए गए हुए हैं कि बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि बसने की प्रक्रिया कब स्टार्ट हुई। 12,000 साल पहले शुरू हुई थी बसने की प्रक्रिया। चलिए आगे देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज बोकर आगे विकसित कुछ वक्त लगेगा, इसके कुछ दिन, महीने, साल तक लग सकता है। इसलिए जब पौधे लोग देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ता था। जैसे कि उन्होंने कोई पेड़ लगाया तो उसके देखभाल के लिए, जब पौधे उगने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रुकना पड़ा। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोग को उसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। जैसा कि इन्होंने अनाज बोया तो अनाज से उसे बचाने के लिए रुकना पड़ा। इसी क्रम में बस्तियां बनने लगी, तो बस्तियां बनने लगी, फिर उसे रखने के लिए इन्हें भंडार गृह की भी आवश्यकता पड़ने लगी कि अनाज बोया था तो उसे रखने के लिए, संभाल के लिए। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। देखिए मिट्टी के इन्होंने बड़े बड़े, क्योंकि अनाज बोया था तो अनाज इनके पास कलेक्ट हो गया था, तो उसे रखने के लिए भी इन्हें पॉट चाहिए था, तो इन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने स्टार्ट किए। फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा, इन्होंने ज़मीन में मिट्टी का गड्ढा खोद के भी रखा। शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं और उनका प्रयोग करते होंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्या तुम्हें लगता है, एक जवाब कारण बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया, उसके बाद नीचे आंसर बताया गया है। यहाँ पे लेकिन जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या बढ़ती है। कोई इम्पोर्टेंट हटा दीजिए।
नीले वर्ग दिख रहे हैं, प्रत्येक बिंदु जगह को दर्शाता है, जिससे जहाँ पुरातत्वविद को शुरुआती कृषि पशुपालन साक्ष्य मिले हैं ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर में दक्षिण पूर्व में पाए गए हैं। वास्तव में निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दोनों दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से ये कोई इंपॉर्टेंट इशू कर है। इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। काट दीजिए, कोई काम का नहीं है। फिर बताया गया स्थायी जीवन की ओर कैसे उनका पुनर्वास। पुरातत्व कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं, जैसा कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर। जो बुर्ज होम आपने देखा था, कौन सा स्थल था? पुरापाषाणिक था या मध्यपाषाणिक था, नवपाषाणिक था? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कौन सा स्थल था। गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तावास, जैसे मैंने आपको बताया था कि गर्तावास में रहते थे, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। गड्ढे गर्तावास क्यों बनाते थे? क्योंकि कश्मीर में बर्फ़ थी, तो बर्फ़ में उन्हें ठंड से बचने के लिए गर्तावास बनाते थे। झोपड़ी के अंदर बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने की जगहें मिली। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। वहाँ से आग के साक्ष्य मिले हैं, जिससे बता रहे हैं कि मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। गर्तावास का चित्र, बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। देखिए पत्थर के औजार ये दिखाए गए हैं कैसे औजार थे। जैसे कि आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ेंगे तो उसमें नाम भी दे रखा है, जैसे कि पेबुला, कुल्हाड़ी, सभ्यता के नाम पे नाम दे रखा है, जिस सभ्यता से जो अटैच है उसमें नाम दे रखा है। तो आप इसको पढ़ने के बाद अगर आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से कई ऐसे जो पुरापाषाणी उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इसमें वो औजार हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये पॉलिश लगे हुए हथियार हैं। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा था। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि हड्डियों से बनाए गए औजार के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं, तो इसमें आप याद रख लीजिएगा, जैसे कि चिरांद स्थल है, चिरांद, और एक बुर्ज होम, दो ऐसे स्थल हैं जहाँ से हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं कि हड्डियों के औजार बनाए गए थे। अब देखिए पॉट्स के बारे में बताया गया। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। देखिए यहाँ पे शास्त्र मिला कि अलंकरण भी किया जाता था। क्वेश्चन पूछ लेगा क्या इस काल में अलंकरण किया जाता था नवपाषाण युग में? देखिए शो कर रहा है कि अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग इन बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। जैसे कि अब इन्हें धीरे धीरे चावल के बारे में पता हो गया था, गेहूँ पता हो गया था, दलहन भी पता चल गया था कि दलहन का भी, दाल का भी प्रयोग करने लगे थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। देखिए जैसे कि इन्होंने पशु पाला तो भेड़ पाली, तो उससे इन्हें धीरे धीरे पता चल गया था। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे भी उगाए जा सकते थे। इन्हें कपास के विषय में भी जानकारी हो गई थी। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, इसमें बताया गया कि क्या सारे परिवर्तन सब जगह एक साथ आ गए थे? ऐसा तो नहीं था। जैसे कि हर प्लेस पे अलग अलग चेंजेस आए थे। जैसे कोई जुड़ाव तो था नहीं तब, जैसे कि अब वर्ल्ड से पूरा जुड़ाव है, तो इसमें परिवर्तन चेंज अलग अलग आते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेहरगढ़ में देखिए, मेहरगढ़ दिखा है मानचित्र में। मेहरगढ़ ढूंढो। मेहरगढ़ जैसे कि आपको बताया गया था, ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दरा के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ कहाँ है? ईरान जाने वाले एक रास्ते पे और बोलन दरा के पास। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मेहर ईरान
जाने वाला मेहरगढ़ पूछ सकता है किस दर्रे के पास है, तो बोलन दर्रे के पास है, यह भी याद रख लीजिएगा। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि सबसे पहले एशिया में कहाँ पे जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, तो मेहरगढ़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली, इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवर तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। मेहरगढ़ से ये अवशेष भी मिले हैं, इन्हें भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या क्या अवशेष मिले हैं। तथा प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। मेहरगढ़ की विशेषता बता रहा है कि प्रत्येक घर जो मिले हैं उनमें 4 कमरे हैं या उनसे ज़्यादा हैं, कम नहीं है। बट मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, तो इनका विश्वास था कि मृत्यु के पास भी जीवन होता है, जैसा कि बताया जा रहा है। इसलिए इनकी कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख देते थे। इनका मानना होगा कि जैसे मृत्यु के बाद भी अदर कोई जीवन है, अदर कोई ब्रह्मांड में जाके जीवन जीते होंगे, तो इसलिए कुछ सामान रख देते थे कि मृत्यु के बाद भी खा सकें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कब्र कंकाल का चित्र मिला हुआ है कि देखिए मानव के साथ साथ बकरी या भीड़ भी रखी गई है। ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को, कि उसके खाने के लिए एक बकरी को साथ में दफना दिया गया कि मृत्यु के बाद भी वो भूखा ना रहे। संभवतः इसे परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा जा गया होगा कि परलोक में भी वो भूखा ना रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांस में, ये फ्रांस की गुफा का फिगर चित्र दिखाया गया है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो बताया गया कि आप देखिए मैपिंग भी यहाँ सिखाई जा रही है। जैसे कि एनसीईआरटी की खास बात ये है कि आपको एनसीईआरटी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स हर चीज़ बताई गई, सबका एक रूप है। वही यूपीएससी चाहता है कि आपके अंदर समझ होनी चाहिए किस लेवल पे आपको जाना है और किस लेवल का आपको पढ़ना है, किस लेवल से समझना है। आपने एटलस में फ्रांस ढूंढो लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। फिर इस तरह के चित्र लगभग 2000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच के बनाए गए हैं। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। जंगली इसमें चित्र पूछ ही सकते हैं किस किस जानवर के चित्र हैं, तो घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, शुअर और गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लोह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। रंग किससे बनाया जा सकता था, ये भी पूछ सकता है कि लोह अयस्क और चारकोल खनिज पदार्थ से। यह संभव है कि इन चित्रों के उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। कब बनाते थे, ये शिकार के लिए जा रहे होते थे उस समय बनाते थे या फिर कोई अनुष्ठान करते थे उस समय। चलिए देखते हैं बस लास्ट। तुर्की ढूंढो। तुर्की के विषय में बताया गया नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक चताल हयाक तुर्की में है। पुरापाषाण स्थल है चताक और याक तुर्की में। यह दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया, सीरिया से यहाँ पे चकमक पत्थर और लाल सागर की कौड़ियाँ, भूमध्य सागर की शीपियाँ। देखिए बताया जा रहा है कि तो एक चताक हुर्याक तुर्की में है, एक पुरास्थल है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती थी, तो उनके बारे में बताया गया है कि तुर्की में कहाँ से क्या लाया जाता था। जैसे सीरिया से चकमक पत्थर लाया जाता था, लाल सागर की कौड़ियाँ लाते थे, भूमध्य सागर की सीपियाँ बताया जा रहा है। चलिए चैप्टर कंप्लीट होने पर है बस जी। तो आज से 12 देखिए कल्पना यहाँ पे दे रखा है कि आप कल्पना कीजिए। छोटे बच्चे के लिए 6 स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए बता रखा है कि तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। कल्पना बताई गई है। आखेटा खाद्य संग्रह देखिए यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है वो देख लीजिए लास्ट। बस आपका ये चैप्टर समाप्ति हो गया। मध्यपाषाण युग। मध्यपाषाण युग का टाइम बताई गई 12,000 साल से 10,000 साल। बसने की प्रक्रिया कब से आरंभ हुई,
12,000 साल पहले से, क्योंकि मौसम चेंजेस 12,000 साल पहले से आए। गर्मी होने लगी जिससे कि पशु पक्षी घास के मैदान बढ़ गए। घास के मैदान बढ़ने से पशु पक्षी भी घास खाने के लिए उनकी संख्या में वृद्धि हुई, तो उनके साथ साथ मनुष्य भी पीछे पीछे आया, जिससे कि मनुष्य की भी आबादी में वृद्धि हुई। और उसने फसल देखिए कहानी के रूप में पूरा ऐड करिए, आपको अच्छा लगेगा और आप याद भी हो जाएगा कि जैसे कि मौसम में चेंजेस हुए तो ग्रास लैंड हो गए। ग्रास लैंड होने से फिर पशु पक्षी भी इसके पीछे ग्रास लैंड में आने लगे, तो उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि होने से मानव ने खेती करना स्टार्ट किया। जैसे कि जब बर्फ़ नहीं बची तो वहाँ पे उसने बीज कुछ खाया, उसने गिरा दिया तो बीज गिर गए, तो उससे पेड़ निकल आया। तो उसे पता चल गया कि किस सीज़न में कौन सा पेड़ उगता है, कहाँ पे। तो उसने देखा, फिर धीरे धीरे उसने पेड़ को खुद उगाना स्टार्ट कर दिया। उसने खुद उगाया तो देखा, उनकी देखभाल के लिए रुका, तो रुकने लगा तो उनसे अनाज प्राप्त हुआ। तो उसे रखने के लिए पॉट्स बनाए तो कहीं कहीं पे वो गड्ढों जैसे गर्तावास में रहता था, बुर्जों में, तो वहाँ पे ठंडी के मौसम थे तो उसने एक गर्तावास बनाया, उस गर्तावास में रहता था। गर्तावास में रहने के लिए ठंडी के मौसम में उसने आग जलाना सीख लिया पत्थर से। ये आप पूरा कम्प्लीटली देखिए, अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ के अच्छा लगेगा और माइंड में भी अच्छा बैठेगा। देखिए नवपाषाण युग का आरंभ दिखा रखा है 10,000 साल पहले, और मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ ये देख लीजिए आप, 8,000 साल पहले। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है, या आप अभी नहीं 9th क्लास की जब NCERT स्टार्ट करेंगे तो आपको मेंस के लिए आंसर राइटिंग के लिए कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, आपका लिए ईजी रहेगा बाद में करना। और खेटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे, जैसे कि मैंने बताया 4 रीजन थे इसके। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे, इसके भी रीजन मैंने बताया। कृषक पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था, इसके अंतर बताइए। अंतर इसलिए आप बता लेंगे। चलिए कंप्लीट करते हैं, तो आज की क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। और जैसे कि मैंने ज्योग्राफी सीरीज़ के आपका वीडियो जैसे कि मॉर्निंग में डालता था, बट आपको इवनिंग में 5 to 6 क्लास में अपलोड कर दूंगा, और ये क्लास आपकी डेली चलेगी रेगुलर बेस पे, मंडे टू संडे एवरी डे चलेगी। ओके, थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।